वेलकम मेरे दोस्तों। सोचिए, इंसान वही जानवर है जिसने चांद पर कदम रखा, जिसने संगीत बनाया, जिसने प्रेम और करुणा जैसी भावनाओं को जन्म दिया। लेकिन यही इंसान वो भी कर चुका है जो सुनकर रूह कांप जाती है। नरसंहार, यातना, युद्ध, धोखा और दूसरों को दर्द देने की आदत। क्यों हम वही प्रजाति हैं जो एक पल किसी को बचाने दौड़ पड़ते हैं और अगले ही पल किसी को तकलीफ देते हैं? क्या ये सिर्फ बुरे लोगों का काम है, या ये ताकत हम सबके अंदर छिपी है? हर एक सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई जानबूझकर किसी और को चोट पहुंचा रहा है। कहीं कोई अपमान कर रहा है, कहीं कोई धोखा दे रहा है, कहीं कोई हिंसा कर रहा है। इतिहास में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में मारे जा चुके हैं, और इन सबको अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग राक्षस नहीं थे, वो सामान्य इंसान थे, हमारे जैसे। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप 100% यकीन से कह सकते हैं कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है जो किसी को चोट पहुंचा सके? क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि सही हालात, सही गुस्सा, सही ह्यूमिलिएशन में आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? क्रिस्टोफर टी बरिस अपनी किताब इविल इन माइंड द साइकोलॉजी ऑफ हार्मिंग ऑथर्स में यही सवाल उठाते हैं। वो हमें बताते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचने की क्षमता सिर्फ क्रिमिनल्स या साइकोपाथ्स में नहीं होती, ये हम सब में है, हर इंसान में। और ये बात डराती है, लेकिन ये सच है। हमारे अंदर ऐसे जनरेटर होते हैं, हालात, सोचने के पैटर्न और भावनाएं, जो हमें धीरे धीरे उस मोड़ तक ले जाते हैं जहां हम अपने एक्शंस को सही ठहराने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक पल है, क्योंकि जब हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, तब हमें रोकना सबसे मुश्किल हो जाता है। तो ये किताब सिर्फ एक स्टडी नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम क्यों हर्ट करते हैं, क्यों रिवेंज लेना चाहते हैं, और कैसे हम खुद को नुकसान पहुंचाने का जस्टिफिकेशन देते हैं। ये हमें मजबूर करती है खुद से ये सवाल पूछने पर, क्या मेरे अंदर भी वो कहानी चल रही है जो मुझे किसी को चोट पहुंचाने की तरफ ले जा रही है? ये किताब हमें हमारे दिमाग की सबसे अंधेरी गलियों में ले जाएगी, वो जगह जहां अच्छाई और बुराई का फर्क धुंधला हो जाता है, वो जगह जहां हम अपने ही गुस्से, डर, जेलसी और भीड़ के दबाव से शेप होते हैं। और अगर आप हिम्मत रखते हैं इस सफर पर चलने की, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच आप यहां सुनेंगे वो आपको बदल भी सकता है और डरा भी सकता है। इस किताब का मकसद डर फैलाना नहीं है, इसका मकसद है हमें एक आईना दिखाना, ताकि हम समझें कि इंसान के अंदर ये इच्छा कैसे पैदा होती है, और हम खुद को या अपने समाज को इस रास्ते पर जाने से कैसे रोक सकते हैं। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, उस बेसिक सवाल से जो इस पूरी किताब की जड़ है। लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते ही क्यों हैं? सोचिए, अगर हम सब पूरी तरह अच्छे होते तो न युद्ध होते, न हत्या, न बदमाशी। लेकिन हकीकत यह है कि हर सभ्यता के इतिहास में हिंसा मौजूद है, और यह सिर्फ साइकोपैथ्स की बात नहीं है। कई बार सामान्य अच्छे माने जाने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो सोचकर यकीन नहीं होता। बरिस बताते हैं कि यह समझना जरूरी है कि नुकसान पहुंचना कई बार चॉइस लगता है, लेकिन उसके पीछे हमारे दिमाग के गहरे पैटर्न होते हैं। कभी गुस्सा, कभी बदला, कभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और कभी सिर्फ मजा लेने की वजह से। यहां एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट आता है, मिलग्रम एक्सपेरिमेंट। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्रम ने लोगों से कहा कि वो एक सीखने वाले व्यक्ति को हर गलत जवाब पर बिजली का झटका दें। ज्यादातर लोग शॉक देते रहे, यहां तक कि जब उन्हें लगा सामने वाला दर्द से चिल्ला रहा है, क्योंकि अथॉरिटी ने कहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी नुकसान पहुंच ना सकता है, बस उसे लगता है कि वो सही काम कर रहा है। बरिस कहते हैं कि यही पहला जनरेटर है जस्टिफिकेशन का। हम अपने दिमाग में कहानी बना लेते हैं कि ये जरूरी है या ये सही है, और फिर हमारे काम सही लगने लगते हैं। आप सोचिए, इतिहास में जेनोसाइड्स में शामिल कई लोग खुद को हीरो मानते थे। उनके लिए वो काम मिशन था। ये डेंजरस है, क्योंकि जब हम अपने काम को नैतिक रूप से सही ठहरा लेते हैं, तब रोकना मुश्किल हो जाता है। ये सोच डराती भी है और जागरूक भी बनाती है।
डराती इसलिए कि ये बताती है कि हम सब में ये क्षमता है, और जागरूक इसलिए कि अगर हम ये समझ लें तो हम खुद को रोक सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या आपने कभी खुद को ये कहते सुना है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था? यही शुरुआत है। यही पहला सिग्नल है कि आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। बरिस कहते हैं कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। अगर हम ये पहचान लें कि हम किस वजह से नुकसान करने की सोच रहे हैं, तो हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। लेकिन बरिस कहते हैं सिर्फ जस्टिफिकेशन ही काफी नहीं है। अक्सर इसके पीछे जबरदस्त भावनाएं होती हैं जो हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमें छोटी से छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, इसको सबक सिखाना है। हमारी मॉरल रीजनिंग उस पर धुंधली पड़ जाती है। बरिस इसे कहते हैं हॉट स्टेट्स, वो मानसिक हालत जहां हम ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं पाते। गुस्सा, डर, जलन, ह्यूमिलिएशन, ये सब इंसानी दिमाग के पुराने सर्वाइवल सर्किट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सर्किट्स हमें बताते हैं, तुम खतरे में हो, खुद को बचाओ। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बराबरी करो। यानी कई बार नुकसान पहुंचाने की जड़ रिवेंज नहीं, बल्कि खुद को रिस्टोर करने की इच्छा होती है। बरिस यहां कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे बुलिंग के शिकार लोग कई बार खुद बुली बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो दबा हुआ ह्यूमिलिएशन उन्हें बार बार याद दिलाता है कि उन्हें कभी पावरलेस फील कराया गया था, और अब वो किसी और को उसी तरह पावरलेस बनाकर कंट्रोल पाना चाहते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हजारों लोगों को गियोटिन पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि मैसेस के अंदर सालों का गुस्सा उबल रहा था। लोगों ने सोचा कि ये जस्टिस है, जबकि ये मास रिवेंज था। बरिस कहते हैं कि इमोशंस एक तरह का ईंधन है। गुस्सा आपको जल्दी एक्शन लेने पर मजबूर करता है, डर आपको पहले वार करने पर मजबूर करता है, और जलन आपको किसी को नीचे गिराने के लिए क्रिएटिव बना देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, उतना है नहीं। हमारे अंदर की इमोशंस ही कई बार हमारी स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती हैं। यहां बरिस एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं, क्या हम अपने गुस्से और डर के मोमेंट में खुद को पहचान सकते हैं? क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि अभी मैं गुस्से में हूं, अभी मैं हर्ट हूं, तो हम खुद को पॉज कर सकते हैं। आप सोचिए, आखिरी बार कब आपने गुस्से में कुछ ऐसा कहा या किया जो बाद में रिग्रेट हुआ? क्या उस वक्त आपने खुद को रोका? शायद नहीं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर उस वक्त आप पॉज कर पाते तो चीजें कितनी अलग होती। बरिस कहते हैं यही असली प्रैक्टिस है। पॉज इक्वल्स पावर। जैसे ही आप पॉज करते हैं, आप अपने दिमाग को फिर से रैशनल मोड में ला सकते हैं। बरिस कहते हैं कि कई बार ये सिर्फ हमारे अंदर की फीलिंग नहीं होती, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हमें हार्म की तरफ धकेलता है। भीड़ का प्रेशर, कल्चर के रूल्स और हम व्यूज वो वाली सोच हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकती है जो हम अकेले शायद कभी ना करते। लेकिन बरिस कहते हैं कि कभी कभी हम अकेले होते हुए रैशनल रहते हैं और वही काम भीड़ में कर जाते हैं जो हम अकेले शायद ना करते। सोचिए, अगर आप एक लार्ज क्राउड में हैं और सभी लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या होता है? डर लगता है कि अगर आप अलग खड़े होंगे तो आप सेफ नहीं हैं। कंफॉर्मिटी का प्रेशर होता है, सब कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, और हमारी एम्पैथी धीरे धीरे फेड होने लगती है। बरिस इसे कहते हैं डी इंडिविजुएशन। भीड़ में इंसान अपना पर्सनल मॉरल कंपस खो देता है। ये वही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो रायट्स, मॉब वायलेंस और हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज के पीछे होता है। एक सबसे फेमस केस है रुवांडन जेनोसाइड। जब हुटू पॉपुलेशन ने टुत्सी नेबर्स पर हमला किया, वो अक्सर नेबर्स ही थे, लोग जिन्हें वे जानते थे। लेकिन क्यों उन्होंने किया? भीड़ का प्रेशर था। हम बनाम वो की आइडेंटिटी बन गई। हिस्टोरिकल रिजेंटमेंट और प्रोपेगेंडा ने उन्हें जस्टिफाई करने का रास्ता दिया। बरिस एक और मॉडर्न एग्जाम्पल देते हैं, ऑनलाइन मॉब बिहेवियर। सोशल मीडिया पर कभी आपने देखा होगा कि लोग एक व्यक्ति को क्रिटिसाइज, बुल्ली या ट्रोल करने लगते हैं
और हर कोई फॉलो करता है। अकेला इंसान शायद वैसा ना करे, लेकिन भीड़ में वही इंसान भी हिस्सा बन जाता है। यहां समझना जरूरी है कि कल्चर और सोशल नॉर्म्स भी हार्म करने की प्रेरणा दे सकते हैं। कई बार सोसाइटीज रिवॉर्ड देती हैं अग्रेशन, डोमिनेंस और पनिशमेंट को, और धीरे धीरे ये नॉर्मल लगने लगता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम अपने अंदर की भीड़ की सोच को पहचान सकते हैं? जब आप ग्रुप में होते हैं, क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा? बरिस कहते हैं कि अवेयरनेस ही फिर से पहला स्टेप है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, सिर्फ फॉलो करना और अपना मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज करना। दूसरा, पहचानना और अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली कंट्रोल करना। यहां प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप ये है, अगली बार जब भी आप किसी ग्रुप में हो और वायलेंस, मॉकरी या बुलिंग देख रहे हो, पॉज करें। सोचें नहीं, क्या मैं ये केवल भीड़ में हूं? क्या ये मेरी खुद की सोच है? ये पॉज और सेल्फ अवेयरनेस वही ताकत है जो हमें हार्म से रोक सकती है। बरिस कहते हैं कि सबसे खतरनाक जनरेटर हमारी खुद की इंटरनल नैरेटिव है। सोचिए, आप किसी से नाराज हैं। आपके दिमाग में बार बार एक कहानी बनती है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, मैंने सिर्फ अपना हक लिया, अगर मैं ये ना करूं तो ये मुझे चोट पहुंचा सकता है। ये इंटरनल नैरेटिव आपकी रियलिटी बन जाती है। आप इसे सच मानने लगते हैं और फिर आपके हार्मफुल एक्शंस रैशनल लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहानी आपको सही ठहरा रही है। बरिस कहते हैं, हमारे दिमाग की ये कहानियां मॉरल फिल्टर को बाईपास कर देती हैं। अर्थात आप जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन कहानी आपको बताती है कि यह सही है। बरिस कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। नाजी जर्मनी, प्रोपागेंडा ने लाखों लोगों के अंदर इंटरनल नैरेटिव बनाई कि जूस देश के लिए खतरा है। लोगों ने खुद को जस्टिफाई किया, मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूं। कॉर्पोरेट फ्रॉड, सीईओ या एम्प्लॉई अपने अनएथिकल एक्शंस जस्टिफाई करते हैं, मैं सिर्फ कंपनी को बचा रहा हूं, अगर मैंने ये न किया तो कॉम्पिटिटर्स फायदा उठाते। मॉडर्न लाइफ में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। कभी आपने खुद से कहा है, मैंने ये किया क्योंकि वो डिजर्व करता था, मैंने ये किया क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ा। ये इंटरनल नैरेटिव सटली धीरे धीरे हार्मफुल बिहेवियर को नॉर्मल बना देती है। यहां बरिस एक क्रिटिकल सवाल उठाते हैं, क्या आप अपनी इंटरनल नैरेटिव को पहचान सकते हैं? कितनी बार हम खुद को अपने एक्शंस का जस्टिफिकेशन देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं? इंटरनल नैरेटिव पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि ये आपको रिपीट बिहेवियर की तरफ ले जाती है। एक बार आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं तो अगली बार करना आसान हो जाता है। अपनी थॉट्स को मॉनिटर करना सीखें। जब भी आप खुद से कहें, मैं सही कर रहा हूं, पॉज करें और पूछें, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरी खुद की कहानी इसे जस्टिफाई कर रही है? बरिस बताते हैं कि कुछ लोग बार बार ऐसा करते हैं, यानी उनकी हार्मफुल टेंडेंसीज क्रॉनिक या हैबिचुअल बन जाती हैं। जब कोई एक्शन बार बार होता है तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, यानी एक बार जब आप खुद को जस्टिफाई करना सीख लेते हैं और भीड़ या इमोशन के इन्फ्लुएंस में किसी को हर्ट कर देते हैं, तो अगली बार वही एक्शन और ऑटोमेटिक हो जाता है। बरिस इसे कहते हैं रिपीटेड हार्म रिवायर्स द माइंड। इसका मतलब है कि हार्मफुल बिहेवियर धीरे धीरे नॉर्मल लगता है। आपके अंदर डर या गिल्ट कम महसूस होता है। ये वही प्रोसेस है जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस बुलिंग या ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में देखा जाता है। एक बार पैटर्न बन गया तो रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे पहला, अब्यूजिव फैमिलीज, पेरेंट्स जो बार बार गुस्से में बच्चों को हर्ट करते हैं, अक्सर खुद भी यही साइकिल अपने चाइल्डहुड में देख चुके होते हैं। दूसरा, हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज, जेनोसाइड्स या मैस वायलेंस अक्सर जनरेशन्स तक रिपीट होती हैं क्योंकि कल्चर और नैरेटिव रीइंफोर्स करता है कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। तीसरा, मॉडर्न वर्कप्लेस में कोई अनएथिकल लीडर जो रिपीटेडली एक्सप्लॉइट करता है, उसे एम्प्लॉयज ऑफ्टन नॉर्मलाइज करते हैं। यहां बरिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, अवेयरनेस और इंटरवेंशन ही बचाव है। तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी हार्मफुल टेंडेंसीज को पहचान सकते हैं पहले कि ये हैबिचुअल बन जाए? बरिस कहते हैं कि अगर हम ये पहचान लें कि हमारे अंदर ये टेंडेंसीज शुरू हो रही हैं, चाहे जस्टिफिकेशन, एंगर, पीयर प्रेशर या इंटरनल नैरेटिव के कारण, तो हम उन्हें कॉन्शियसली रोक सकते हैं।
पहला, सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी थॉट्स और रिएक्शंस को डेली चेक करें। दूसरा, पॉज बिफोर एक्शन, जब भी गुस्सा, जेलसी या रिवेंज का इंपल्स आए, पॉज करें और सोचें क्या यह सही है। तीसरा, एम्पैथी एक्सरसाइजेस, खुद को दूसरों की जगह पर रखें। बरिस कहते हैं कि एम्पैथी एक नेचुरल ब्रेक है जो हैबिचुअल हार्म को रोक सकती है। चौथा, चैलेंज इंटरनल नैरेटिव, खुद से पूछें क्या मेरी स्टोरी सच है या सिर्फ जस्टिफिकेशन है। बरिस कहते हैं कि अवेयरनेस और इंटरवेंशन से हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। अगर हम सिर्फ देख रहे रहें कि लोग या हम खुद चोट पहुंचा रहे हैं तो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। हार्म प्रिवेंशन इसलिए जरूरी है ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सेफ्टी और मॉरल कंपास बनाए रखा जा सके। बरिस बताते हैं कि प्रिवेंशन के दो मेन रास्ते हैं। पहला, इंडिविजुअल अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा, सोशल कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स जो अकाउंटेबिलिटी और एम्पैथी प्रमोट करें, माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने एक्शंस और इमोशंस का रिफ्लेक्शन करें। सोचें क्या मैंने किसी को हर्ट किया, क्यों किया, क्या जस्टिफिकेशन मेरी खुद की कहानी थी या सच में रीजनेबल था। पॉज एंड चॉइस, जब गुस्सा या जेलसी महसूस हो तुरंत रिएक्ट न करें। पॉज करें और सोचें क्या यह एक्शन मेरे लॉन्ग टर्म वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझना सीखें। बरिस कहते हैं एम्पैथी केवल कंपैशन नहीं है, यह आपके अंदर की हार्मफुल टेंडेंसीज को स्लो करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। ग्रुप नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज में ऐसे नॉर्म्स बनाएं जो अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस प्रमोट करें, जैसे वर्कप्लेस में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, पीयर सपोर्ट ग्रुप और एथिकल ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बच्चों और युवा को साइकोलॉजी और एम्पैथी के बारे में एजुकेट करें। करना, बरिस बताते हैं कि अर्ली अवेयरनेस लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन में बहुत इफेक्टिव है। कल्चर शिफ्ट, सोसाइटीज में वायलेंस या बुलिंग को नॉर्मलाइज करने की बजाय उसे एक्टिवली डिस्करेज करना। यहां बरिस एक डीप क्वेश्चन उठाते हैं, क्या हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत लेवल पर अवेयर हैं लेकिन सोशल स्ट्रक्चर्स इग्नोर करते हैं तो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल प्लस सोशल दोनों स्तर पर कॉन्शियस एफर्ट करें तो हार्म की स्पिरल को तोड़ा जा सकता है। जैसे रोजाना अपने हार्मफुल इंपल्सेस को पहचानें और पॉज करें। एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग को हैबिट बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोग और ग्रुप्स चुनें जो एथिकल बिहेवियर और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करें। और अगर विटनेसिंग हार्म हो रहा है, साइलेंस से बचें, एप्रोप्रिएट एक्शन लें। अब जब हमने देखा कि जस्टिफिकेशन, इमोशंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल नैरेटिव और हैबिचुअल पैटर्न्स इंसान को दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दिशा में ले जाते हैं, तो सवाल ये उठता है हम इससे क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। बरिस की किताब ये नहीं कहती कि इंसान इनहेरेंटली ईविल है, बल्कि ये बताती है कि हमारे अंदर पोटेंशियल होता है अच्छाई और बुराई दोनों के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने अंदर के जनरेटर्स को पहचानें। वो कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं, वो इमोशंस जो हमें इंपल्सिव बनाते हैं, वो सोशल प्रेशर्स जो हमारे मॉरल कंपास को डिस्टॉर्ट करते हैं, और जब ये सब कंबाइंड हों तो हार्म ऑटोमेटिक और नॉर्मलाइज लगने लगता है। बरिस रियल लाइफ स्टोरीज में बताते हैं कि कैसे लोग अवेयरनेस के जरिए अपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स तोड़ सकते हैं। एक सीईओ जिसने रिपीटेड अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, उसने माइंडफुलनेस और अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया। एक टीनेजर जो बुलिंग का शिकार था, उसने एम्पैथी और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करके अपने अंदर की एग्रेशन को पॉजिटिव एक्शंस में चैनल किया। यहां कहानी का कोर आइडिया ये है, अवेयरनेस इक्वल्स पावर, पॉज इक्वल्स चॉइस। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने अंदर कभी उस इंटरनल नैरेटिव को पहचानने की कोशिश की जिसने आपको जस्टिफाइड महसूस करवाकर किसी को हर्ट किया? क्या आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं और सोशल प्रेशर्स में भी एथिकल रह सकते हैं? क्या आप अपनी डेली लाइफ में एम्पैथी और अवेयरनेस को हैबिट बना सकते हैं ताकि हार्म का साइकिल रिपीट ना हो? बरिस का फाइनल मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। चोट सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता,
ये इंटरनल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेयर्स में भी चलता है। अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस चॉइस से हम इसे रोक सकते हैं, छोटे छोटे एक्शन लेके। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, अपनी थॉट्स, इमोशंस और इंपल्सेस को मॉनिटर करें। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, इंपल्सिव रिएक्शन से पहले हमेशा पॉज करें। चैलेंज इंटरनल नैरेटिव, क्या आपकी स्टोरी सच में जस्टिफाइड है या सिर्फ जस्टिफिकेशन है। एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें, खुद को उनके शूज में रखें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ग्रुप और कम्युनिटी में एथिकल नॉर्म्स को प्रमोट करें। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, अपने डेली एक्शंस पर नियमित रिफ्लेक्शन करें और सीखते रहें। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की संभावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सेफ रहते हैं जो अपने अंदर की आवाज, भावनाएं और सोशल इन्फ्लुएंस को पहचानते हैं। आज आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपने एक्शंस को सच में देख रहा हूं या सिर्फ खुद को जस्टिफाई कर रहा हूं। अवेयरनेस और पॉज आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। किताब हमें क्या देती है? सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी को महसूस करने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य, ध्यान और सबसे जरूरी अंदरूनी बदलाव। हर अच्छी किताब एक गुरु की तरह होती है। वो हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। मतलब साफ है, किताबें सिर्फ बातें में नहीं सिखाती, वो हमें देखने की दृष्टि देती हैं, महसूस करने का अनुभव देती हैं और जीने का बदलाव लाती हैं। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज की किताब ईविल इन माइंड, द साइकोलॉजी ऑफ हार्मिंग अदर्स, हमें हमारे मन के उस हिस्से से मिलवाती है जिससे हम खुद भी डरते हैं। वो हिस्सा जो गुस्से में, जलन में या चोट लगने पर कभी दूसरों को तो कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि बुराई सिर्फ बाहर नहीं होती, कभी कभी वो हमारे अंदर चुपचाप जिंदा रहती है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम सच में इंसान बनना शुरू करते हैं। इसी समझ की यात्रा में मैं कोशिश करता हूं कि हर किताब का सार, उसका असर और उसकी सच्चाई कुछ ही मिनटों में तुम्हारे दिल तक पहुंचा सकूं। अगर तुम भी इस सीखने और समझने की यात्रा में मेरे साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ इस किताब का कौन सा एहसास तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया। क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा साथ, यही इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।